बेहतरीन हमको मैथ लगता है। मुझे भाग भी नहीं आता था, गुणा भी नहीं आता था, पर 2 साल 3 साल पढ़ी तो मेरे गुरुजी सब सिखा दिए हैं और उससे भी बेहतरीन बना दिए, एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट बना दिए हैं। मेरा नाम अनु कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम रामाशंकर शाह है। मेरी माताजी का नाम माया देवी है। मैं गोपालगंज जिले की रामचंद्रपुर गांव की स्थायी निवासी हूं। मेरे विद्यालय का नाम पंडित दीप नारायण उपाध्याय उच्च विद्यालय है। मेरे कोचिंग का नाम इंडलेस एजुकेशन पॉइंट है। मैंने इस वर्ष 2026 में मैट्रिक की परीक्षा दी थी, जिसमें से कुल 500 अंकों में से 454 अंक मुझे प्राप्त हुआ है। कितना खुशी हो रहा है? बहुत खुशी हो रहा है कि 489 प्लस लाना है। पूरी तैयारी की थी, पूरी फुल तैयारी हुआ था। एग्जाम में भी बहुत अच्छा कॉपी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार क्लास 10th का 2026 का रिजल्ट आया है, ठीक है। और हम आ चुके हैं अन्नू के यहाँ और इनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया था, 454 नंबर, यानी कि 92% के पास में इनका रिजल्ट आया, ठीक है। इनसे आज जानेंगे लोग कि इनकी तैयारी कैसे हुई थी, घर पे ये कितने घंटे पढ़ाई करती थी। इनकी मम्मी से जानेंगे लोग क्या इनको उम्मीद था कि अन्नू का इतना रिजल्ट आ सकता था, ठीक है। और अन्नू कितने घंटे पढ़ने के साथ साथ घर का काम करती थी, स्कूल जाना होता है, ऑफलाइन कोचिंग, सबको मैनेज कैसे करती थी और टोटल ओवरऑल कितने घंटे ये पढ़ाई करती थी, ठीक है। और किस सब्जेक्ट को कितने घंटा देती थी पढ़ाई करने के लिए, और रात में पढ़ती थी या फिर दिन में पढ़ती थी, लैंग्वेज सब्जेक्ट को कैसे तैयार करती थी, और जो आपका मैथ्स हो गया उसको कैसे डील करती थी, ठीक है। तो अनु पहले अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दो। मेरा नाम अनु कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम रामाशंकर शाह है। मेरी माताजी का नाम माया देवी है। मैं गोपालगंज जिले की रामचंद्रपुर गांव की स्थायी निवासी हूं। मेरे विद्यालय का नाम पंडित दीप नारायण उपाध्याय उच्च विद्यालय है। मेरे कोचिंग का नाम इंडलेस एजुकेशन पॉइंट है। मैंने इस वर्ष 2026 में मैट्रिक की परीक्षा दी थी, जिसमें से कुल 500 अंकों में से 454 अंक मुझे प्राप्त हुआ है। अब अनु की मम्मी से जानते हैं ये लोग कि कैसे अनु की मम्मी क्या जानती थी कि अनु का इतना रिजल्ट आया, और आया तो इनको कितना खुशी हो रहा है। बहुत खुशी हो रहा है। और कुछ बताइए अनु के बारे में। और अनु पढ़ती है, रात खन पढ़ती है 3 घंटा, 3-4 घंटा रात के पढ़ती है, दिन के पढ़ती है, जब टाइम मिलता है तो पढ़ती है। अनु तुम बतलाओ कि तुम ओवरऑल कितने घंटा पढ़ाई करती थी, सिर्फ सेल्फ स्टडी? सेल्फ स्टडी 7 से 8 घंटा। 7 से 8 घंटा। किस सब्जेक्ट को कितना समय देती थी तुम? मैथ को 2 घंटा, खूब से खूब प्रतिदिन 2 घंटा उसको, और लैंग्वेज भाषा संस्कृत और हिंदी को 1 घंटा, दोनों को 1 घंटा, और सोशल साइंस को 1.5 घंटा और साइंस को 1.5 घंटा। अच्छा, मतलब अब ये बदलाव, जब तुम शुरुआती दौर में गई थी क्लास 10th में, उस समय कितने घंटे पढ़ाई करती थी, और जब एग्ज़ाम बहुत ही करीब हो गया था तब आपकी पढ़ाई करने का स्ट्रेटजी कैसा था? जब शुरुआत में जब 10th क्लास में गई थी तो स्कूल कर कर, कोचिंग कर कर, उसके बाद से थोड़ा सेल्फ स्टडी 7 से 6 घंटा था मेरा उस समय, और जब लास्ट में समय आया तो डबल कर दी। मतलब हाँ, मतलब कि शुरुआती दौर में 7 से 6 घंटा पढ़ाई करती थी, और जब एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आने लगा, जब लगा कि ना और हमको मेहनत करना चाहिए, तो उस टाइम को अनु और इंक्रीज कर दी, है ना। अच्छा, ये बतलाओ कि बहुत बच्चे मैथ्स में वीक होते हैं, उन लोग को कैसे पढ़ाई करना चाहिए क्लास 10th को मैथ को? जैसे चैप्टर होता है त्रिकोणमिति, चैप्टर नंबर 8, बहुत ही बच्चे को वो चैप्टर नहीं समझ में आता है, बहुत ही दूर भागते हैं उस चैप्टर से। तो क्या करना चाहते हो, कैसे उसको पढ़ाई करना चाहिए उस चैप्टर को? पहले तो जिससे ज़्यादा डर लगता है उसे ही ज़्यादा पढ़ें। चैप्टर 8 है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसे सबसे ज़्यादा रिवीजन करें। कोचिंग में पढ़ाई हुआ है तो फिर रिवीजन करें, और एक बार पहले से करके जाएं, और स्कूल में पढ़ाई होता है तो उसको रिवीजन करें। मतलब कि ज़्यादा कोशिश करें आप स्कूल और ट्यूशन पढ़ने के बाद सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करें, रेगुलर क्लास किया करें, क्योंकि बहुत से बच्चे रेगुलर क्लास नहीं करने की वजह से बहुत ऐसे टॉपिक, बहुत ऐसे चैप्टर छूट जाता है। इसकी वजह से बच्चे क्या करते हैं, उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, फिर वो ये कहते हैं कि हमको यहाँ पे दिक्कत है, ये नहीं समझ में आता है। और जब एग्ज़ाम बहुत करीब आता है तो बच्चे बहुत ही डर जाते हैं, बहुत ही नर्वस हो जाते हैं कि अब लगता है कि मुझसे एग्ज़ाम नहीं निकलेगा या फिर मैं फेल हो जाऊँगा, ठीक है। तो आप लोग से यही कहना है कि आप शुरुआती दौर से ही पढ़ाई करना चालू कीजिए। कहीं भी आप पढ़िए, किसी भी जगह पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, ऑफलाइन पढ़िए, टाइम मैनेज करना सीखिए। घर का भी काम करने के साथ साथ, स्कूल जाने के साथ साथ आप घर पे 7 से 8 घंटा पढ़ाई सेल्फ स्टडी जरूर कीजिए, तभी आपका जो रिजल्ट है अनु की तरह आ सकता है। 4.5 से प्लस आप पार कर सकती हैं। अच्छा बताइए अनु, आप 4.5 से प्लस पार की हैं, तो ऐसे आपका क्या मोटिव था, मतलब क्या सोची थी शुरुआती दौर में कि नहीं हमको इतना ही लाना है?
क्या मकसद था उसका? शुरुआती दौर में तो मैं पूरा सोच ली थी कि 489 प्लस लाना है। पूरी तैयारी की थी, पूरी फुल तैयारी हुआ था। एग्जाम में भी बहुत अच्छा कॉपी लिखे थे, पर पता नहीं घबरा गया शायद इस समय, इसलिए उतना नंबर आ गया है। पूरी उम्मीद थी कि हाँ 480 प्लस आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अनु का पूरा तैयारी हुआ था 480 नंबर का, लेकिन कुछ चीज़ें कमियां रह गई, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया 450 प्लस। कोई ख़राब रिजल्ट नहीं होता, लेकिन ये जो कसर रह गया 480 का, उसको आप 12th में पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक अवसर है क्लास 12 जिसमें आप इस रिजल्ट को उस समय क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आप ये बताइए, हम आपसे टेस्ट लिए थे हूबहू एग्जाम का जैसा, उससे आपको क्या बेनिफिट हुआ था एग्जाम में अदर बच्चे सबसे लेकर? आपका क्या है? बहुत अच्छा लग रहा था। और बच्चे थे तो वो चुपचाप बैठे थे, कितनी सारी कॉपियाँ भी गलती किए थे। हम लोग गए थे लो तो सारे भर दिए थे लो। टीचर भी खुश हुए कि ये बच्चा को सब आता है। बहुत अच्छा उससे फ़ायदा हुआ था। मतलब कि बिहार बोर्ड के जैसा हूबहू हमने एक बार टेस्ट ऑर्गेनाइज किया था संस्थान में, ठीक है, और ऑल सब्जेक्ट का एक बार हूबहू बिहार बोर्ड का जैसा टेस्ट हुआ था, जिससे यह फायदा हुआ ना कि बच्चों से फाइनल बोर्ड एग्जाम में कुछ मिस्टेक ना हुआ। अगर मिस्टेक हो जाता तो जो रिजल्ट आने वाला था वो पेंडिंग में चला जाता रिजल्ट, या फिर बहुत लेट से आता। ठीक है, तो बच्चे इससे सुरक्षित हो गए पहले टेस्ट लेने की वजह से। ठीक है, तो और आप बतलाइए कि आप किसको किसको ये योगदान देना चाहती है घर में, मतलब कि कौन कौन आपको सपोर्ट कर रहा? नहीं अनु, आप पढ़ाई करो, बाकी जो काम है हम कर लेंगे, इसके बारे में बताइए। मेरी माता पिता और मेरी 5 बहनें हैं और एक भाई, सब सपोर्ट करते थे लोग। मेरे पिताजी बोलते हैं जितना पढ़ोगी उतना हम पढ़ाएंगे, बस अच्छे से पढ़ाई करो और आगे पढ़ते रहो। सबका योगदान बहुत ज़्यादा रहा है। मतलब अनु की फैमिली में 5 बहनें हैं, एक भाई है, मम्मी पापा हैं। तो सोचिए इतने मतलब बहनें होने के बाद भी अनु पढ़ाई अच्छे से की। इनके घर में सब किसी का सपोर्ट बहुत ही अच्छा रहा, मम्मी पापा का, बहनों का, भाइयों का। बहुत ऐसे घर होता है जिसमें कंपटीशन होता है या पटीदारी होता है काम को लेकर कि नहीं वो पढ़ाई करेगी वो काम नहीं करेगी, या हम पढ़ाई करेंगे हम काम नहीं करेंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ। पढ़ाई बहुत मतलब सब कोई बहुत ही अच्छे से सपोर्ट किया, जिसके वजह से अनु का इतना अच्छा रिजल्ट आ पाया। तो आप पेरेंट्स से भी हम ये कहना चाहते हैं, अगर आपके बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो उसको आप समय दीजिए, उनको पढ़ने दीजिए। एक समय आएगा कि उन बच्चों की वजह से आपका बहुत ही नाम रोशन हो पाएगा। ठीक है, तो अपने बच्चों पर कोई भी हो, कितना भी हो, ये मत सोचिए कि नहीं बच्चा नहीं कर पाएगा। आप सभी का बच्चे बहुत अच्छा कर सकता है, बस आप उसको समय दीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए, और जितना वो कहे पढ़ाई करने के लिए आगे उसको फ्यूचर में पढ़ाते रहिए। ठीक है, और ये बतलाता हूँ कि तुमको सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट कौन सा लगता है जिसमें तुम्हारा ज़्यादा रुचि हो? सबसे बेहतरीन हमको मैथ लगता है। सबसे बेहतरीन मैथ लगता है। और जब तुम शुरुआत में हमारे पास आए थे पढ़ने क्लास 8 में, लमसम में 8 में, तो उस समय आपका परफॉर्मेंस क्या था और इस समय क्या बदला आपके पढ़ाई में? क्या जब शुरुआत में क्लास 8 में थी तो मुझे भाग भी नहीं आता था, गुणा भी नहीं आता था, पर 2 साल 3 साल पढ़ी तो मेरे गुरुजी सब सिखा दिए और उससे भी बेहतरीन बना दिए, एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट बना दिए। मतलब पहले जब अनु 8th क्लास में थी तो बहुत ही वीक थी, पढ़ने में उतना नहीं समझ में आता था, लेकिन धीरे धीरे जब समझ में आने लगा, पढ़ाने का तरीका समझ में आया तो बच्चे कैप्चर करने लगे। कहने का मतलब ये है कि आप कहीं भी किसी भी संस्थान में पढ़िए, पहले वहाँ पे रेगुलर जाना सीखिए। आप जब तक रेगुलर नहीं जाएंगे आपको किसी चीज़ को समझ में नहीं आएगा, फिर आप वही हो जाएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, दिक्कत हो जाएगा, तो फिर जो आपका 1 साल है 2 साल ये बर्बाद हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि आप संस्था कहीं भी पढ़ाई कीजिए, रेगुलरली कीजिए। ठीक है, और हर एक समय पर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको सेल्फ स्टडी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब भी ताली भी बजाना होता है तो एक हाथ से नहीं बजता। कुछ शिक्षक मेहनत करते हैं और कुछ बच्चा मेहनत करता है, तब जाकर इतना रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, तो अनु ये बदला कहाँ पे बैठ कर पढ़ाई करती थी, या कोई स्टडी रूम था, या ऐसे ही जहाँ मतलब तुमको अच्छा लगता था, जहाँ कंफर्टेबल फील करती थी वहीं पे बैठ कर पढ़ाई करती थी? मैं जहाँ कंफर्टेबल फील करती थी वहीं पे पढ़ाई करती थी, कोई खास स्टडी रूम नहीं था, जिस जगह मन करता था वहीं जाकर पढ़ती थी। मतलब कहने का मतलब ये कि बहुत बच्चे शिकायत करते हैं, सर हमारा स्टडी रूम नहीं है, एक पर्सनल रूम नहीं है जिससे हम पढ़ाई कर सकते हैं, हमारे घर में हल्ला होता है, इधर से शोर आता है उधर से शोर आता है, हम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसा आप लोग मत समझिए कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको उतना सुविधा नहीं मिल पाता है, बहुत अभी भी बच्चे हैं जिनका पर्सनल रूम नहीं है पढ़ाई करने के लिए। उनको जहाँ कंफर्टेबल फील होता है, छत पे, नीचे, दीवार पे, जहाँ भी, वो अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। इसलिए हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप लोग अगर 2027 में 10th का एग्ज़ाम देंगे
तो बहाना बिल्कुल मत बनाइएगा कि सर हमारा ये कमी है, हमारे माँ बाप के पास ये सुविधा नहीं है कि हमको एक पर्सनल रूम दे सके, एक अच्छा जगह दे सके पढ़ाई करने के लिए। वो सभी बहाने होते हैं, करने वाला कैसे भी अच्छा रिजल्ट ला सकता है, ठीक है। तो पहला बहाना नहीं करना है कि सर हमारा एक पर्सनल रूम है, बस कंफर्टेबल जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ पे पढ़ाई कीजिए, अपने शिक्षकों का सहायता लीजिए, जो भी दिक्कत है अपने पेरेंट्स से बताइए, ठीक है। बहुत पेरेंट्स आपका बिल्कुल बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करेंगे, ठीक है। ये बदलाव, तुम स्कूल डेली जाती थी या कुछ अब्सेंट करने के बाद, या जैसे स्कूल का पढ़ाई तुम्हारा कैसा था? क्योंकि स्कूल डेली जाती थी, कोचिंग भी डेली, स्कूल भी डेली, और सेल्फ स्टडी प्रतिदिन करती थी। प्रतिदिन करते थे। तो मतलब बहुत ऐसे बच्चे होते हैं वो कहते हैं सर अगर सेल्फ स्टडी करना है तो हमको किसी ना किसी चीज़ को में अब्सेंट करना चाहिए, जैसे मैं स्कूल हो गया। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कहते हैं कि सर स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहती है स्कूल के बारे में? स्कूल का कोई दोष नहीं रहता है, उसमें पढ़ाई होता है, बस बच्चे का पढ़ने का मन करे या ना करे उन पे निर्भर करता है। स्कूल में सारे शिक्षक पढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं। तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं सर सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। ऐसा बहुत कम देखने को मिला है। हर एक स्कूल में हर एक शिक्षक अच्छे से पढ़ाई कराते हैं, ठीक है। बस आपको उनसे उस तरह व्यवहार बना कर रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसे शिक्षक होते हैं जो आपको अकेले भी बैठा कर पढ़ा सकते हैं। बस आप उस तरह व्यवहार रखिए, शिक्षक से थोड़ा सा मिल व्यवहार कर रहिए अच्छे से, तो शिक्षक आपको स्कूल में भी बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे क्लास 10th का 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके बारे में क्या कहना चाहती हो? जो बच्चे क्लास 10th में 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनसे यही कहना है कि वो प्रतिदिन अपने अध्ययन करें, अध्ययन को ना छोड़ें, और एक अपना टारगेट फिक्स करें कि आगे हमको क्या करना है, हमें कितना मार्क्स लाना है, और प्रतिदिन अपना अध्ययन करते रहें, और सिलेबस के साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहें गाइड का। मतलब ये कहने का मतलब कि आप शुरुआती तौर से बहुत अच्छे से अगर पढ़ाई शुरू करते हैं तो आपका भी रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा, बहुत अच्छा आप परफॉर्मेंस कर पाएंगे। अच्छा ये बताओ कि रिवीजन आप कितना देर करती थी हर एक सब्जेक्ट का, जिसके वजह से आपका इतना अच्छा नंबर आ सका? मैं जितना पढ़ती थी उससे ज़्यादा रिवीजन करती थी। मेरे इतना मार्क्स लाने के पीछे रिवीजन का ही हाथ है। मैं बहुत ज़्यादा रिवीजन, और रिवीजन में सबसे ज़्यादा मैं लिखती थी। इतना ज़्यादा लिख लेती थी जितना सोची उतना लिख लूँ, बहुत ज़्यादा लिखती थी। लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिखती थी तो याद करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता था, थोड़ा सा याद था तो पूरा याद आ जाता था लिखते समय। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिवीजन करना, और उसके साथ साथ लिखना भी। मतलब कि एक आप बात समझिए कि रिवीजन में ही डिवीजन होता है कि आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना अच्छा मार्क्स आने का संभावना होता है, ठीक है। और जहाँ तक बात है रिटेन मतलब लिख कर याद करने का, तो एक चीज़ आप भी जानते हैं कि जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पर कोई आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, कोई सवाल आपसे नहीं पूछेगा। वहाँ पे आपको पेपर पे आपको अपने पूरे ज्ञान को 3 घंटे में पिरो कर देना होता है। तो यही कहना चाहते हैं कि जितना भी आप पढ़ाई कीजिए उसमें ज़्यादा फोकस कीजिए आप लिखने पर, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में आप जाएंगे तो वहाँ बैठ कर आपको लिखना ही होता है। कोई आपसे सवाल नहीं पूछेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो आप राइटिंग को सुधारिए, और जो भी सब्जेक्ट आपको याद नहीं होता है, जिस चीज़ को याद करने में आपको कठिनाई होती है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लिख कर याद करने की प्रैक्टिस कीजिए, यही ना? हाँ यही। अब आप ये बतलाओ कि जो बच्चे इस साल 2026 में जिनका रिजल्ट आया है, बहुत बच्चे ऐसे मायूस हैं कि सर हमारा मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आया, मुझे इतना आना चाहिए था लेकिन नहीं आ पाया। जैसे आप भी कहें कि सर हमको 480 आने का संभावना था लेकिन 454 पे ही रह गया। तो उन बच्चों के बारे में क्या कहना चाहती हैं? उन बच्चों के बारे में यही कहना चाहती हूँ कि रिजल्ट मायने नहीं रखता है। आप कितना पढ़े हैं और कितना जानते हैं वह मायने रखता है, क्योंकि रिजल्ट से ज़्यादा आपकी पढ़ाई है। आपका नॉलेज रहेगा तो कितना भी रिजल्ट बन सकता है। मतलब कहने का मतलब ये कि पहला चीज़ ये कि आप लोग का जितना भी रिजल्ट आया है, जो भी आया है, आप उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कीजिए। उस रिजल्ट से उम्मीद है कि आपके माता पिता ही बहुत खुश होंगे। ऐसा नहीं कि रिजल्ट आने की वजह से आपके माता पिता आपसे बात नहीं करते, या ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। रिजल्ट बस एक कागज़ का टुकड़ा होता है, उससे ज़्यादा आपको मायूस नहीं होना चाहिए। जहाँ तक रहा कि आपका कम आया, तो एक मौका है आप लोग के पास, जैसा कि बताए थे क्लास 12, उसमें उस कसर को आप पूरा कर सकते हैं। जो भी कम रिजल्ट आया है या अभी भी प्रेजेंट में है, जिनका क्लास 10th में 12th में अच्छा मार्क्स नहीं आया, लेकिन वो भी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं लाइफ में, और अपने लाइफ में बहुत खुशी से रह रहे हैं लोग, ऐसा है, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा मायूस मत होइए। जहाँ तक रहा कि आपका आगे का पढ़ाई, तो अभी से अच्छा से फोकस कीजिए लोग, क्लास 11 से ही पढ़ना चालू कीजिए लोग, क्योंकि थोड़ा सा 10th के मुकाबले क्लास 11 का सिलेबस थोड़ा हार्ड होता है। तो आप 11 जितना अच्छे से पढ़िएगा, 12th उतना ही अच्छा समझ में आएगा, और जो आपका सपना क्लास 10th में अधूरा रह चुका था, वो सपना को आप क्लास 12th में पूरा कर सकते हैं, ठीक है।
अच्छा अनु बतलाओ, पापा जी से बात की होगी, पापा जी क्या कह रहे थे आपके रिजल्ट को लेकर? पापा जी बोले थे कि जो भी रिजल्ट आया उसे स्वीकार करो और इससे हार्ड वर्क और ज़्यादा करो और अगले बार जो रिजल्ट आएगा उसको अच्छा बनाओ। अच्छा आप बतलाओ, आप अपने कोचिंग, अपने सर के बारे में, संस्थान के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इनका कितना योगदान रहा आपकी तैयारी में? जिस तरह बहती धारा में नदियों का कोई अंत नहीं होता है, उसी तरह मेरे ऑफलाइन के गुरु को पढ़ाने का कोई अंत नहीं है। इतना ज़्यादा पढ़ाते थे, एकदम कंसेप्ट क्लियर करते थे, बहुत अच्छे पढ़ाते थे। हमको लगता था कि हम स्कूल ना भी जाएं और सेल्फ स्टडी करें और अपने गुरु से पढ़ें तो बहुत तेज हो सकते हैं। उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। लास्ट में आते समय 2-2 घंटा 3-3 घंटा टेस्ट लेते थे और लास्ट के समय में बिहार बोर्ड जैसा सेम टू सेम एग्ज़ाम भी लिए थे और एग्ज़ाम में बहुत अच्छा भी लिखे थे लोग। इससे हम लोग का बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत ईजी लगने लगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने जाना अनु की पूरी कहानी, ठीक है। अनु ने खुद बतलाया कि हाँ कैसे पढ़ाई करती थी, कैसे तैयारी कर सकती थी, और जो बच्चे क्लास 10th का 26 में एग्ज़ाम दिए हैं जिनका कम नंबर आया वो मायूस ना होके वो अपना परफॉर्मेंस क्लास 12 में दिखाएं, और जो बच्चे 27 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, वो अच्छे से तैयारी करें, शुरू से मेहनत करें, और क्लास कहीं भी करते होंगे रेगुलर जाएं या ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं भी अटेंड करते हैं, और साथ साथ कोशिश करें कि क्या करें अपना वो स्कूल भी जाए, क्योंकि प्रैक्टिकल का नंबर भी बहुत ही मायने रखता है आपके रिजल्ट में, ठीक है। अगर प्रैक्टिकल का नंबर थोड़ा सा भी कम आ सकता तो आज अनु का नंबर 4.5 से प्लस नहीं रहता, ठीक है। तो आप लोग स्कूल को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन आज से आप लीजिए, स्कूल जाइए, क्योंकि प्रैक्टिकल का नंबर बहुत ही मायने रखता है आपके रिजल्ट को लेकर, ठीक है।